गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएसएस की इस सीरीज में। ये जो बीएनएस की सीरीज चल रही है, हमने स्टार्टिंग से लेके सेक्शन 1 से लेके 97 तक कवर कर लिया है। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले बीएनएसएस की सारी प्लेलिस्ट सेक्शन 1 से 97 अवेलेबल है। उसके अलावा बीएनएस भी सेक्शन 1 से लेके 358 पूरा कवर करवा दिया है यूट्यूब पे। सारी सेक्शन 1 से लेके सारी क्लासेस अवेलेबल है। उसके अलावा अपनी यूट्यूब पे बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है। 59 रुपीज की मेंबरशिप लीजिए, उसके बाद आप बीएनएस के सेक्शन 1 से लेके जितने भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने टोटल 13 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। ये आज की जो हमारी वीडियो है ये हम सेक्शन 98 से कवर करने वाले हैं। देखो, हमारा चल रहा है चैप्टर 7। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पर्सन्स को हमें कोर्ट में बुलाना है, तो हमने सम्मन और बाकी आदेशिकाएं जारी की थी। अब हमने पर्सन्स को कोर्ट में बुला लिया। अब चैप्टर 7 में हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को, चीजों को, वस्तुओं को कोर्ट में मंगवाने के लिए सम्मन जारी कर रहे हैं। तो आज हमारा सेशन जो है सेक्शन 98 से लेके है। ये जो चैप्टर 7 है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सम्मन के लिए, दूसरा वारंट के लिए, तीसरा जनरल प्रोविजंस और चौथा मिसलेनियस। तो आज हम सेक्शन 98 से पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 98 हमारे लिए मेंस का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, इसमें से प्री के क्वेश्चंस भी निकलते हैं। देखो, सेक्शन 98 कहते हैं पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस। जो आपने कुछ प्रकाशनाएं कर रखी है फॉरफीचर, उसको फॉरफीचर करना है एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर सेम। उसके लिए हम क्या करेंगे, वारंट भी जारी करेंगे कि कुछ प्रकाशनों का संपात होने की घोषणा के बारे में बात बताई गई है। अब देखो, कुछ प्रकाशन, अब वो प्रकाशन किस में हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में हो सकते हैं, किसी बुक के थ्रू हो सकते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू हो सकते हैं। कि जहां कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक, वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक, या कोई भी डॉक्यूमेंट, तीन चीजों की बात कर रहा है सेक्शन 98 में। चाहे कोई ऐसा न्यूज़पेपर है, चाहे कोई ऐसी बुक है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लेके इन्होंने कहा जहां भी वो मुद्रित है, देन स्टेट गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि इसमें से कोई भी ऐसी बुक, डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा सब्जेक्ट शामिल है जिसका प्रकाशन, जिसका पब्लिकेशन बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 294, 295 या 299 के तहत दंडनीय है। ऐसा कोई पब्लिकेशन किसी बुक, किसी डॉक्यूमेंट या किसी न्यूज़पेपर में है जिसको बीएनएस के इन सेक्शन में पनिशेबल बताया है, देन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना द्वारा अपनी ओपिनियन के ग्राउंड्स बताते हुए ऐसे मामले वाले समाचार पत्र के अंक की प्रत्येक प्रति और ऐसी पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को सरकार द्वारा जब्त करने की घोषणा कर सकती है। अगर कोई ऐसी बुक, ऐसी कोई न्यूज़पेपर, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसके बारे में बीएनएस में बताया है कि अगर आप उनका किसी तरीके की पब्लिकेशन करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी बुक, ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। अब यहाँ पे जब्त करने का ऑर्डर कौन देता है, सेक्शन 98 में प्री का क्वेश्चन है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। और उसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे जब्त कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, देन पुलिस ऑफिसर उसको जब्त करेगा। यह भारत में कहीं भी पाया जाता है। अब वो इंडिया में कहीं भी मिले, जहां भी हमें मिलेगा हम उसे जब्त करेंगे। और कोई भी मैजिस्ट्रेट वारंट द्वारा किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का ना हो, और अगर कोई मैजिस्ट्रेट ऐसा कहता है तो वो किसको ऑर्डर देगा, ऐसा वारंट देगा सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर के व्यक्ति को किसी भी परिसर में एंट्री करने और उसकी तलाशी करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जहां इस तरह के मुद्दे को कोई भी प्रति या कोई भी किताब, अन्य दस्तावेज हो सकता है या होने का संदेह है। तो क्या कहा कि अगर कोई ऐसी न्यूज़पेपर, ऐसी बुक या कोई
ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे बीएनएस के इन सेक्शंस में पनिशेबल बताया है, देन स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, देन पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, भारत में कहीं भी वो ऐसे डॉक्यूमेंट बुक पाया जाए तो पुलिस उसे जब्त करेगी, या मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर वाला कोई ऑफिसर जाएगा, वहां पे उस एरिया में एंट्री लेगा और वहां पे कोई भी चीज मिलती है तो उसे जब्त कर लेगा। तो अपनों ने पढ़ा कि वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक, any document whenever printed appears to the state government to contain any matter the publication which is punishable under 152, 196, 197, 294, 295 या 299 of the BNS, the state government may by notification stating the grounds of its opinion, अपनी राय के बारे में अपने उसकी grounds बताते हुए declare करेगी एवरी कॉपी ऑफ द इशू ऑफ न्यूज़पेपर, उस क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी कि उस न्यूज़पेपर की कॉपी कंटेनिंग सच मैटर ऑन एवरी कॉपी ऑफ द बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफीचर, उसको क्या कर लिया जाए, फॉरफीचर कर लिया जाए टू गवर्नमेंट एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज, देन वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको सीज कर देगा। The same where the found in India and any magistrate may by warrant, magistrate एक वारंट निकालेगा, authorize any police officer not below the rank of सब इंस्पेक्टर, वो जो वारंट है वो किसको दिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर के ऑफिसर को दिया जाएगा, टू एंटर अपॉन सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रीमाइसेस, की किसी परिसर में एंट्री ले, where any copy of such issue to any such book other document may be or may reasonable suspected to, जहां पे हमें संदेह है कि वो क्या हो सकती है, इस तरीके की हो सकती है जिसका पब्लिकेशन बीएनएस में हमें क्या किया है, बार्ड किया गया है। देन सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 कहते हैं कि इस क्लोज और सेक्शन 99 में जो समाचार पत्र और पुस्तक की बात की गई है उसका मीनिंग वही है जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में दिया है, और डॉक्यूमेंट से कोई पेंटिंग, कोई ड्राइंग, कोई तस्वीर या अन्य दृश्य प्रतिनिधित्व शामिल है। तो इन्होंने हमें बता दिया कि चाहे आप सेक्शन 98 में या 99 में कोई न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, कोई बुक की बात कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, जो प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में दिया हुआ है वही मीनिंग है, और डॉक्यूमेंट का मतलब कोई ऐसी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड माना जाएगा। तो सबसेक्शन 2 ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है और 99 पर भी एप्लीकेबल होता है। देन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 कहते हैं कि इस धारा के तहत पारित कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही सेक्शन 99 के प्रोविजंस के अलावा किसी अन्य अदालत में क्वेश्चन नहीं की जाएगी, कि अगर 98 में कोई ऑर्डर दिया है तो आप 99 में ही जाके उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बाकी बीएनएसएस में कहीं पर भी इसका ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते। नो ऑर्डर passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provision of section 99। तो 99 में आप जाके इसका क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी किसी में नहीं कर सकते। तो सिंपल अगर मैं बताऊं तो 98 के बारे में अपील कहाँ होगी, 99 में होगी। देन अब देखो सेक्शन 99, अब 99 में हम क्या कर रहे हैं, अपील आवेदन कर रहे हैं, सॉरी वो अपील नहीं आवेदन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। अब 98 का जो ऑर्डर था उसको हमें सेट असाइड करने कहाँ आना है, 99 में आना है। किसको एप्लीकेशन लगाएंगे, हाई कोर्ट को लगाएंगे, डायरेक्ट टाइटल से प्री का क्वेश्चन बनता है, हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अब जो 98 में फॉरफीचर का ऑर्डर दिया है उसको 99 में सेट असाइड मतलब खत्म करने के लिए हम एप्लीकेशन कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे। ध्यान से देखना, किसी भी समाचार पत्र, कोई पुस्तक या अदर डॉक्यूमेंट में रुचि रखने वाला कोई भी पर्सन जिसके संबंध में 98 के तहत जब्ती की घोषणा की गई है, ऐसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 माह के भीतर, अंडरलाइन करो 2 माह के भीतर क्वेश्चन कर सकते हो कि जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी जब्ती के बारे में ऑर्डर दिया है, फॉरफीचर का ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर से अगले 2 महीने के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो,
की घोषणा इस आधार पर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करें कि समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के मुद्दे जिसके संबंध में घोषणा की गई है में कोई ऐसा मामला नहीं था, या कि जो सबसेक्शन 1 में बताया है कि इन्होंने कहा ना कि 152, 294, 295, 299 में पनिशेबल है, तो ये पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि जो आपने फोरफीचर का ऑर्डर दिया है, ऐसी मेरी न्यूज़पेपर में, ऐसी बुक में या डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई बात नहीं है जो बीएनएस में पनिशेबल बताई गई है। तो सबसेक्शन 1 में हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं, एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, book or other document in respect of which a declaration of forfeiture has been made under section 98 may within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration apply to the high court to set aside। हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं सेट असाइड करवाने के लिए। such declaration on the grounds take the issue of newspaper, book or other document in respect of which the declaration was made did not contain in such matter in referred subsection 1 of 98। जो 98 subsection 1 में बताया है कि ये punishable है बीएनएस में, तो इन्होंने कहा भाई मेरी न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है, तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकते हो। देन सबसेक्शन 2 में आप लिख सकते हो कि हाई कोर्ट के 3 या अधिक जजेस द्वारा मैटर सुनना, कि एवरी एप्लीकेशन, प्रत्येक आवेदन की सुनवाई और निर्धारण जहां हाई कोर्ट में 3 या अधिक जजेस होते हैं, 3 न्यायाधीशों से बनी हाई कोर्ट की एक विशेष पीठ द्वारा किया जाएगा। जनरल क्वेश्चन ये है कि 98 का जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड करने के लिए जो 99 में आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहे हो, वो मैटर कितने जजेस की पीठ सुनेगी, तो 3 या अधिक 3 जजेस की एक विशेष पीठ द्वारा मैटर को सुना जाएगा। और जहां कोर्ट में, हाई कोर्ट में 3 से कम जज होते हैं, ऐसी विशेष पीठ द्वारा इसमें और इस हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश द्वारा होगा। तो जनरल रूल, हाई कोर्ट की 3 जजेस की जो बेंच बैठती है उसके द्वारा 98 का मैटर सुना जाएगा, जिसकी अपील हमने 99 में की है एप्लीकेशन। एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट consist of 3 or more judges be heard or determined by a special bench of the high court। special bench की high court सुनेगी, composed of 3 judges and where the high court consists of less than 3 judges such special bench shall be composed to full judges of that high court। तो ये जजेस की बेंच द्वारा मैटर सुना जाएगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3, किसी समाचार पत्र के संदर्भ में किसी एप्लीकेशन की सुनवाई पर ऐसे समाचार पत्र में निहित शब्द, संकेत, दृश्य रूपण की प्रकृति या प्रवृत्ति के प्रमाण पत्र में सहायता के लिए समाचार पत्र की कोई कॉपी दी जा सकती है जिसके संबंध में जब्ती की घोषणा की गई है। तो जिस न्यूज़पेपर के बारे में आप ये कह रहे हो कि वो पनिशेबल है, बीएनएस में उसका पब्लिकेशन पनिशेबल है, तो आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो हाई कोर्ट में, तो सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि उस समाचार पत्र की आप एक कॉपी कोर्ट में पेश कर दो, हाई कोर्ट के सामने, जिसके बारे में आपके लिए ऑब्जेक्शन किया गया है। On the hearing of any such application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence। वो क्या किया जाएगा, एविडेंस दिया जाएगा in aid of the proof, उस साक्ष्य की सहायता के लिए, और tendency of the words, signs, visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। तो वो क्या होगी, समाचार पत्र की कॉपी एज अ एविडेंस यूज की जाएगी। देन सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि हाई कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं है कि समाचार पत्र, पुस्तक या कोई डॉक्यूमेंट के मुद्दे जिसके संबंध में एप्लीकेशन किया गया है ऐसा कोई मामला शामिल है जैसा कि 98 के सबसेक्शन 1 में जब्ती की घोषणा की गई है, तो उसको वो क्या कर देगा, रद्द कर देगा। कि जब हाई कोर्ट ने मैटर सुना और हाई कोर्ट को लगता है कि जो आपने ऑब्जेक्शन किया है कि ये 98 सबसेक्शन 1 में आता है, अश्लील है एक तरीके का डॉक्यूमेंट, न्यूज़पेपर और बुक, हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसी कोई किसी तरीके का कोई मैटर नहीं है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, 98 की सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर दिया है जब्ती को उसको कैंसिल भी कर देगा। द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड that the issue of the newspaper, book or other document in respect of which application has been made
contained any such matter as referred to in section 98 subsection 1, set aside the declaration of forfeiture। तो वो उस forfeiture के बारे में जो ऑर्डर दिया है उसको क्या कर देगा, सेट असाइड कर देगा अगर हाई कोर्ट संतुष्ट हो जाता है। देन सबसेक्शन 5 कहते हैं कि जहां विशेष पीठ बनाने वाले जजेस के बीच में कोई मतभेद है वहां जजमेंट न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर किया जाएगा। कि जब अगर जो जजेस की बेंच सुन रही है कोई मैटर ऐसा जजमेंट ऐसा नहीं निकल पा रहा है तो जो मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दिया जाएगा। वेयर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस, उन जजेस की ओपिनियन अलग अलग है, फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच, स्पेशल बेंच की, द डिसीजन शैल बी अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी। तो वो डिसीजन मेजोरिटी के आधार पे दिया जाएगा। मतलब जितने ज्यादा जजेस होंगे, जो ज्यादा जजेस जो बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट सुनाया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया जाएगा। देन बात करते हैं सेक्शन 100। सेक्शन 100 कहते हैं सर्च फॉर पर्संस wrongfully confined, जिन व्यक्तियों को आपने wrongfully confine कर रखा है, सदोष परिरुद्ध कर रखा है, उन व्यक्तियों के लिए क्या किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, तलाशी की जा रही है। अब देखो wrongfully confined, बीएनएस में पढ़ चुके हैं हम wrongfully confined कि जब आपको किसी रूम में लॉक कर दिया जाता है या आपके चारों रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो वो क्या होता है, wrongfully confined होता है। लेकिन सेक्शन बताएंगे आप, तो फटाफट चैट में लिख दो wrongfully confined का हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं। एक चीज, दूसरी चीज आपको ये बतानी है कि wrongfully confined करने में कितनी पनिशमेंट मिलती है, दो चीजें आपको ये बतानी है। अब देखो जब जिस पर्सन को wrongfully confined किया है उसके लिए क्या किया जा रहा है, सर्च करने का ऑर्डर दिया जा रहा है कि यदि किसी डीएम, प्री का क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तीन लोगों की बात कर रहे हैं, डीएम की बात कर रहे हैं, एसडीएम की बात कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, के पास ये विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सीमित किया गया है कि कारावास एक अपराध है तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। जिन पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है उन पर्सन्स की तलाशी के लिए कौन वारंट जारी करेगा, डीएम, एसडीएम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव आता है तो ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। और जिस व्यक्ति को ऐसे वारंट में निर्देशित किया जाता है कि वह इस प्रकार सीमित व्यक्ति की तलाशी कर सकता है और ऐसी तलाशी उसके अनुसार की जाएगी और यदि वह व्यक्ति पाया जाता है तो तुरंत उसे एक मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और ऐसा आदेश देगा जो मामले की परिस्थितियों में उचित लगता है। तो यहाँ पर ऑर्डर कौन दे रहा है, देन ये हमारा प्री का क्वेश्चन बनता है। अच्छा क्वेश्चन बताया है, इफ एनी मैजिस्ट्रेट, इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant। वो क्या करेंगे, तीनों में से कोई भी, तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई भी, जिनको इन तीनों में से किसी को भी पता चलता है, तीनों में से किसी को भी लगता है तो कोई भी एक क्या करेगा, सर्च वारंट जारी करेगा। एंड पर्सन टू होम सच वारंट इज डायरेक्टेड may search for the person so confined and such search shall be made in accordance therewith and the person if found shall be immediately taken before the magistrate। जैसे ही वो व्यक्ति हमें मिलता है उसे हम तुरंत मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। Who shall make such order as in the circumstances of the case so proper, तो जिस कोर्ट जिसने ऑर्डर दिया है उसके पास हम उसको ले जाएंगे। देन बात करते हैं सेक्शन 101। 101 कहते हैं पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स, कि जिन फीमेल्स को अबडक्ट किया गया है, अपहरण किया गया है, उनको रिस्टोर करना, वापस छोड़ने के लिए विवश करना, कि अपहत व्यक्तियों को, अपहत महिलाओं को छोड़ने के लिए विवश करना। अब यहां से देखो हमारा प्री का क्वेश्चन आता है सेक्शन 101 से, किसी गैर कानूनी उद्देश्य के लिए किसी महिला को, किसी बच्ची के अपहरण को, हिरासत की शपथ पर की गई शिकायत पर डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ऐसी तत्काल आदेश दे सकता है कि महिला को स्वतंत्र किया जाए या ऐसी महिला या बच्चे को उसके माता पिता के पास छोड़ दिया जाए और ऐसे बल का प्रयोग किया जा सकता है जो आवश्यक हो।
तो अगर किसी आप महिला को अबडक्ट कर रहे हो, किसी बच्चे को अबडक्ट कर रहे हो, देन आप क्या करोगे, उसके लिए डीएम या एसडीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे कि उस फीमेल को या उस बच्चे को छोड़ा जाए। और अगर आप छोड़ने के लिए पुलिस उसको लगता है कि फोर्स का यूज भी किया जाना चाहिए, तो वो ऑफिसर क्या कर सकता है, फोर्स का यूज करके भी उनको छुड़वा सकता है। तो ये हमारे सेक्शन 100+101 से हमारा अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेना। देन बात करते हैं सेक्शन 102। 102 सिर्फ टाइटल भी याद रख सकते हो, डायरेक्शन एक्सेट्रा फॉर सर्च वारंट्स की जो सेक्शन 32, 72, 74, 76, 79, 80 और 81 के प्रावधान जहां तक संभव हो 96, 97, 98 और 100 के तहत जारी किए गए सभी तलाशी वारंटों पर लागू होंगे। तो ये सेक्शंस बाकी के इन सेक्शंस 96, 97, 98 और 100 पर भी लागू होंगे। सिर्फ इतनी सी बात सिंपल आप लिख देना। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 103। 103 कहता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च, कि जो बंद स्थान है, जिस स्थान को बंद किया गया है वहां पर तलाशी वारंट ली जा सकती है। लेकिन जब कोई प्लेस या प्रीमाइजेस बंद है तो जो उसका ऑनर होगा वो हमें तलाशी लेने देगा, कि बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। सबसेक्शन 1 अच्छा क्वेश्चन है, प्री के भी क्वेश्चन निकलते हैं प्लस मेंस का भी क्वेश्चन निकलता है, तो आप स्टार कर लो प्री और मेंस के लिए। देखो सबसेक्शन 1 कहते हैं जब भी इस चैप्टर के तहत कोई तलाशी इंस्पेक्शन के लिए उत्तरदायी कोई स्थान बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थान पर रहने वाला या उसका ओनर जो कोई भी व्यक्ति है, वारंट एग्जीक्यूशन करने वाले ऑफिसर या अन्य व्यक्ति की मांग पर वारंट का पालन करे और जहां निशुल्क प्रवेश करने की अनुमति दे और उसमें तलाशी लेने के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त करवाएगा। कि जिस एरिया की तलाशी के लिए ऑर्डर दिया गया है वो बंद स्थान है, तो उस बंद स्थान का ओनर हमें तलाशी लेने देगा, हमें घर में एंट्री लेने देगा और जो भी फैसिलिटीज हमें तलाशी लेने के लिए चाहिए वो सारी फैसिलिटीज वो ओनर हमें प्रोवाइड करवाएगा। कि whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall or deemed of the officer or other person executing the warrant, वो person हमें execution करने देगा warrant का, and production of the warrant allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein। तो जितनी भी फैसिलिटीज है उसे हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। देन सबसेक्शन 2, यदि ऐसी जगह में प्रवेश नहीं किया जा सकता तो वारंट निष्पादित करने वाला ऑफिसर या अदर पर्सन 44 सबसेक्शन 2 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। याद करो 44 हम पढ़ के आए हैं कि अगर एंट्री नहीं ले सकते तो घर तोड़ के भी एंट्री ले सकते हैं, ताला तोड़ के गेट तोड़ के एंट्री ले सकते हैं, अंदर चले गए बाहर नहीं निकल सकते तो बाहर भी उस अंदर जब है तो बाहर भी गेट तोड़ के बाहर आ सकते हैं। और अगर कोई उधर फीमेल रहती है तो फीमेल को प्रॉपर हटने का मौका दिया जाएगा और उसे वार्न किया जाएगा कि हम अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन 44 में। तो अगर किसी जगह पे एंट्री नहीं ले सकते हैं तो 44 को हम फॉलो करेंगे। इफ इनग्रेस into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner of provision subsection 2 of the section 44। section 44 subsection 2 को हम लागू करेंगे। देन सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 में शॉर्ट में लिख सकते हो शरीर से पाई गई वस्तुएं, जहां किसी स्थान पर और उसके आसपास किसी व्यक्ति पर अपने शरीर के बारे में कोई वस्तु छुपाने का संदेह है जिसकी तलाशी ली जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। कि हमें जिसको डाउट लग रहा है कि ये पर्सन अपने पास कोई चीज छुपा सकता है या छुपाई है, देन हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की भी तलाशी लेंगे। और यदि वह पर्सन एक फीमेल है तो फीमेल की तलाशी के लिए शिष्टता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर किसी फीमेल की तलाशी लेनी है तो फीमेल की डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले भी डिसेंसी हम पढ़ के आए हैं कि फीमेल को सर्च करना है तो फीमेल की डिसेंसी को ध्यान में रखेंगे। कहां कहां पढ़ के आए हैं फटाफट कमेंट्स में बता दो। Where any person in or about such place is reasonable suspected of concealing about his person any article for which search
should be made. Such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman. Strict regret to decency. तो एक फीमेल की तलाशी लेनी है तो किसी फीमेल द्वारा ली जाएगी और उसकी डिसेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा. देन सबसेक्शन 4 कहते हैं कि इस चैप्टर के तहत तलाशी लेने से पहले क्या करेगा ऑफिसर या ऐसा करने वाला अदर पर्सन इस इलाके के, अंडरलाइन करो, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को बुलाएगा जहां तलाशी की जाने वाली जगह है या किसी अन्य इलाके के लिए ऐसा नहीं है. उक्त इलाके के निवासी तलाशी में शामिल होने और गवाह बनने के लिए उपलब्ध है या इच्छुक है. ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी को लिखित रूप से आदेश जारी किया जा सकता है कि जब भी किसी ऐसे बंद स्थान की तलाशी ली जाएगी तो 2 या 2 से अधिक ऐसे रेप्यूटेड पर्सन उनकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी. तो सबसेक्शन 4 में लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति में तलाशी ली जानी. बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, द ऑफिसर ऑफ अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट shall call upon 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality which the place to be searched is situate or any other locality. If no such inhabitant the said locality is available is willing to be witness to the search to attend and witness the search may issue an order in writing to them or them to do so. तो जब भी तलाशी ली जाएगी तो जब पुलिस ऑफिसर तलाशी लेने आएगा तो वो किसी 2 रिस्पेक्टेड पर्संस की उपस्थिति में तलाशी लेगा. अब देखो सबसेक्शन 5 कहता है तलाशी उनकी उपस्थिति में की जाएगी जिनको हमने बुलाया है उनकी उपस्थिति में हम तलाशी लेंगे और ऐसी तलाशी के दौरान जितनी भी चीजें जब्त की गई है सभी चीजों की एक लिस्ट बनाई जाएगी और ऐसे ऑफिसर या अदर व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और गवाहों द्वारा सिग्नेचर की जाएगी कि जब भी हम उस एरिया की तलाशी ले रहे हैं वहां से हमें जो भी चीजें मिलेंगी जो हमने जब्त की है उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट पे जो गवाह बने हैं विटनेस बने हैं उनके सिग्नेचर करवाएंगे. लेकिन इस धारा के तहत तलाशी देखने वाले किसी भी व्यक्ति को तलाशी के गवाह के रूप में अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. होता है ना कई बार पुलिस आती है और मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे लोगों को हम थोड़ी विटनेस बना सकते हैं. तो जो भी देखने वाले लोग मतलब जो ऑडियंस होती है उनको हम किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं बुलाएंगे. मतलब जो विटनेस नहीं बना जिन पर्सन ने सिग्नेचर नहीं किया उनको हम कोर्ट में नहीं बुलाएंगे जब तक कि कोर्ट स्पेशल ऑर्डर ना दे दे. जब तक हमें उस मैटर में जरूरी नहीं लगता तब तक हम अदर पर्सन्स को कोर्ट में नहीं बुलाएंगे. द सर्च shall be made in their presence and a list for all things seized in the course of such search and the place is which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witness. और वो witness के द्वारा साइन की जाएगी ऑफिसर जब लिस्ट बनाएगा. but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it. जब तक कोर्ट स्पेशल सम्मन ना निकाले उन व्यक्तियों को हम कोर्ट में नहीं बुलाएंगे. देन सबसेक्शन 6 तलाशी वाले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति या उनकी ओर से किसी व्यक्ति को प्रत्येक मामले में तलाशी के दौरान उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी और इस धारा के तहत तैयार की गई सूची की एक कॉपी उक्त गवाहों को हस्ताक्षरित की जाएगी और ऐसे अधिवासी या व्यक्ति को दी जाएगी. तो जो भी लिस्ट हमने बनाई है चीजें जब्त की है जो भी लिस्ट हमने बनाई है जो भी चीजें जब्त की है उनकी हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे और उस पे क्या करेंगे सिग्नेचर करवाएंगे उन विटनेसेस के सिग्नेचर करवाएंगे. देन बात करते हैं सबसेक्शन 7. सबसेक्शन 7 कहते हैं जब सबसेक्शन 3 के तहत किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तब कब्जे में ली गई सभी चीजों की एक सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक कॉपी ऐसे पर्सन को दी जाएगी. देन बात करते हैं सबसेक्शन 8. सबसेक्शन 8 कहते हैं कि जिस पर्सन को हमने कोर्ट में बुलाया है उसके लिए हमने सम्मन जारी किया है अगर वो नहीं आता देन हम बीएनएस के सेक्शन 222 में उसको पनिशमेंट देंगे कि कोई भी व्यक्ति जो उचित कारण के बिना
इस धारा के तहत किसी तलाशी में भाग लेने और देखने से इनकार करता है, उपेक्षा करता है, जब उसे दिए गए लिखित आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो उसे इसके तहत अपराध माना जाएगा, जो बीएनएस की धारा 222 में पनिशेबल होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बीएनएस की धारा 222 हमें ये बताती है कि जब किसी कोर्ट ने या पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर सम्मन निकाला है, आदेशिका निकाली है, आप नहीं आते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। सबसेक्शन ए क्लॉज में आपको 1 मंथ की पनिशमेंट या 2,500 रुपए जुर्माना, 2,500 रुपए जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा कि जब आपको विटनेस बनाया है, आप नहीं आते, जानबूझ के लापरवाही करते हो, तो हम विटनेस को भी 1 महीने की पनिशमेंट, 2,500 जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहरा सकते हैं, दोनों के लिए लायबल ठहरा सकते हैं। देन बात करते हैं सेक्शन 104। 104 कहते हैं डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, कि अगर हमें जहां से हमें तलाशी लेनी है वो स्थान अगर कोई बाहर का है, तो हम क्या करेंगे कि जब किसी तलाशी वारंट के एग्जीक्यूशन में उसे जारी करने वाले कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से परे किसी भी स्थान पर तलाशी करनी है, उनमें से कोई भी चीज पाई जाती है तो ऐसी चीजों की सूची के साथ और इसके बाद प्रावधानों के तहत तैयार की जाएगी, वारंट जारी करने वाले कोर्ट के समक्ष उसे तुरंत ले जाया जाएगा। जिस भी कोर्ट ने वो ऑर्डर निकाला है, तो जैसे ही वो चीजें जब्त हो जाती है, हम उस कोर्ट के पास ले जाएंगे जिसने वारंट निकाला है, जब तक कि ऐसा स्थान ऐसे कोर्ट की तुलना में उस क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के करीब न हो। जिस व्यक्ति में सूची और चीजें तुरंत ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगी और जब तक इसके विपरीत कोई अच्छा कारण ना हो, ऐसा मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे कोर्ट में ले जाने के लिए अधिकृत करने वाला आदेश देगा। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ आप चाहो तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइटल भी याद कर सकते हो, और अदरवाइज आप ये भी बता सकते हो कि जैसे ही जो चीजें जब्त करने के लिए ऑर्डर दिया है, तो जैसे ही वो हमें मिलती है उसे हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे। तो ये हमने सेक्शन 98 से 104 तक पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो मिसलेनियस का पार्ट है। मिसलेनियस में हमें ये बताता है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में जो हम वारंट में या इस चैप्टर में नहीं ऐड कर सके, उन चीजों को हमने लास्ट में ऐड किया है। उसमें एक सेक्शन 105 भी पढ़ेंगे, जो हमारा बीएनएसएस में नया सेक्शन ऐड हुआ है, पहले वो सीआरपीसी में नहीं था, तो नई चीज ऐड हुई है, तो हमारे लिए आगे पूछी जा सकती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आप बीएनएस की मेंबरशिप आपने नहीं लिया तो फटाफट 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करो और बीएनएस के एमसीक्यूज आप घर बैठे विद आंसर के साथ सॉल्व कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, साथ के साथ नोट्स बना रहे हो, तो आपका एक ही काम है लाइक और कमेंट्स करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।